आखिर क्यों अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है? आखिर क्यों अमेरिका ग्रीनलैंड को 1867 में, 1946 में, अब डोनाल्ड ट्रंप इसे पाना चाहते हैं? आखिर क्यों कोई ऐसे स्थान को खरीदना चाहेगा जहां सर्दियों में हफ्तों तक सूरज नहीं निकलता? क्या कोई देश किसी दूसरे देश के क्षेत्र को खरीद सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर अवेयरनेस चैनल पर। दोस्तों, वर्तमान में क्यों चर्चा में है? तो जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तब से कई बार दोहरा चुके हैं कि अमेरिका का कब्जा ग्रीनलैंड पर होना चाहिए आर्थिक सामरिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। और जिस तरह से अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई करके वेनेजुएला पर अधिकार किया है और वहां के स्थापित राष्ट्रपति मदुरो को हटा करके अपने कब्जा में लिया है, इससे यह कयास लगाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड के लिए एक तरफा प्यार भविष्य में भी दिखेगा। दोस्तों, इससे पहले हम लोग ये जाने कि अमेरिका ग्रीनलैंड को क्यों खरीदना चाहता है, ग्रीनलैंड के बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। ग्रीनलैंड 1380 से डेनमार्क के प्रभाव में है, लेकिन 1953 में यह पूरी तरह से डेनमार्क का हिस्सा बन गया। बाद में 1979 में इसे स्वशासन यानी होम रूल और 2009 में विस्तारित स्वशासन यानी सेल्फ रूल। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल है 2.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और इस हिसाब से यह दुनिया का सबसे बड़ी आइलैंड देश है। ग्रीनलैंड की कुल आबादी की बात की जाए तो इसमें 56,000 लोग निवास करते हैं। ग्रीनलैंड के नाम की बात की जाए तो दोस्तों एक बुक है सागर, द सागर ऑफ एरिक रेड। इसमें एरिक नाम के एक राजा ने लोगों को बसने के लिए एक झूठा नाम तैयार किया ग्रीनलैंड, और माना जाता है कि यह सबसे पुराना मार्केटिंग गिमिक था लोगों को बसाने के लिए। ग्रीनलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क है, जो 9,72,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। साइंस जर्नल में छपी 2016 की एक रिपोर्ट में रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ग्रीनलैंड के शार्क की औसत आयु 400 से 500 साल मानी जाती है और यह दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली रीढ़धारी जीव है। ग्रीनलैंड में सड़कों का अभाव है। ग्रीनलैंड के भौगोलिक बनावट, ग्लेशियर और गहरे समुद्र के कारण वहां शहरों के बीच सड़क बनाना असंभव है। इस कारण वहां पर यातायात की सुविधा नाव है, या फिर जो बर्फ पर चलने वाली स्लेज होती है वो है, या फिर हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन है। ग्रीनलैंड में कोई भी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है। वहाँ के सभी जमीन सरकार के है और वहाँ पर उसे सरकार ही आवंटित करती रहने के लिए, सिर्फ रहने के लिए। एक रिसर्च में यह कहा गया है कि ग्रीनलैंड अगर पूरी तरह से पिघल जाए तो जो समुद्र का स्तर है 24 फीट तक बढ़ जाएगा, और इसका मतलब यह है कि लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई जैसे शहर डूब जाएंगे। कमिंग टू द मेन पॉइंट, डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदना क्यों चाहते हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का इंटरेस्ट डोनाल्ड ट्रंप के साथ शुरू हुआ है तो आप यहीं पे रुकिए। मैं आपको 150 साल पीछे इतिहास में ले चलूँगा। साल था 1867। अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय एंड्रू जॉनसन और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था विलियम स्वॉर्ड। विलियम स्वॉर्ड वही आदमी है जिन्होंने रूस से अलास्का को खरीदा था 1867 में। उस समय अलास्का खरीदने के कारण विलियम स्वॉर्ड को अमेरिका के लोगों ने कहा था स्वॉर्ड फुली, यानी बेवकूफ़ कहा था उस समय। लेकिन आज अलास्का अमेरिका के सबसे स्ट्रेटेजिक और रिसोर्स रिच रीजन में से एक है। उसी समय विलियम स्वॉर्ड ने अमेरिका के राष्ट्रपति को एक और सुझाव दिया था कि ग्रीनलैंड को खरीद लिया जाए, पर उस समय डेनमार्क में अपनी पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशन के कारण नेगोशिएशन रुक गई थी और यह डील नहीं हुआ था। लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं होगा। दूसरा अटेम्प्ट अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था, जब डेनमार्क पर नाजी जर्मनी का ऑक्यूपेशन था और ग्रीनलैंड अचानक से स्ट्रेटेजिक स्पॉटलाइट में आ गया था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, लेकिन एक नया दौर शुरू होता है कोल्ड वॉर के। उस समय के अमेरिका राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन ने डेनमार्क को एक डायरेक्ट ऑफर देता है 100 मिलियन कैश का, लेकिन डेनमार्क ने अपने हितों को देखते हुए इस डील को मना कर दिया। और फिर हम लोग जंप करके आते हैं 2019 में, पर कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। ट्रंप सेकेंड टर्म के लिए चुने जाते हैं और दिसंबर 2024 में चुनाव जीत जाते हैं और जनवरी 2025 में वो राष्ट्रपति बनकर आते हैं। वेस्टमिनिस्टर क्लब में एक चर्चा चलता है कि ग्रीनलैंड को कैसे नेगोशिएशन के टेबल पर लाया जाए। वहीं पर डेनमार्क के प्रधानमंत्री अब जड और बेतुका कहते हैं और नेगोशिएशन रुक जाती है। ट्रंप के लिए अब ये बात जोक की नहीं रहा है, अब नेशनल सिक्योरिटी की है। Because when we own it, we defend it. You don't defend leases the same way. You have to own it. And you know, with a nation, look at what happened with. यहीं पर अमेरिका के राष्ट्रपति दूसरा रास्ता अपनाते हैं और अमेरिका से एक खबर उड़ता है कि प्रत्येक ग्रीनलैंडर्स को $1-1 लाख दिए जाएंगे, और ये प्रपोजल है। अब इन तमाम जानकारी के बाद आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर अमेरिका ग्रीनलैंड को पाने के लिए इतना बेचैन क्यों है, बेताब क्यों है? तो इसका 3 कारण है: स्ट्रेटजी, रिसोर्स और क्लाइमेट चेंज। ग्रीनलैंड आर्कटिक सर्कल के ऊपर बैठा हुआ है और आर्कटिक अब सिर्फ स्नो और पेंगुइन के रीजन नहीं रहा। जैसे जैसे आइस में मेल्ट हो रहा है वैसे वैसे नया शिपिंग लाइन खुल रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट पैसेज एक ऐसा रूट जो यूरोप से एशिया के ट्रेवल टाइम को 40% तक कम कर सकता है। इस तरह से
अगर एशिया से यूरोप में जाने में पहले 30 से 35 दिन लगते थे तो अब ये लगेंगे 18 से 20 दिन। और यहाँ सिर्फ अमेरिका ही इंटरेस्टेड नहीं है, रसिया ने अपने आर्कटिक कोस्ट को प्रैक्टिकली मिलिट्री जोन बना दिया है। वहाँ पर रसिया ने 13 नया एयरफील्ड, 10 एडवांस रडार स्टेशन, मिसाइल, सबमरीन, सर्विलेंस, सब कुछ आर्कटिक के अराउंड लगा चुका है। चाइना की बात किया तो चाइना ओपनली कहता है वी आर ए नियर आर्कटिक स्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रिसर्च स्टेशन, माइनिंग इंटरेस्ट, क्वाइटली और धीरे धीरे वो इन्वेस्ट कर रहा है उस क्षेत्र में। और अमेरिका की बात किया तो अमेरिका के पास आर्कटिक क्षेत्र में केवल एक एसेट है और वो है P2 फिक स्पेस बेस, जो एक मिलिट्री बेस है। यह यूएस के नॉर्दर्न मोस्ट बेस है। यहीं से मिसाइल वार्निंग सिस्टम, स्पेस सर्विलांस और रशियन मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। सिर्फ एक बेस एनफ नहीं है। जब रसिया और चाइना फुल स्केल आर्कटिकल स्ट्रेटजी चला रहा है, यहीं पर यूएस को लगता है कि ग्रीनलैंड में ज्यादा कंट्रोल होने से उनका आर्कटिक क्षेत्र में बैलेंस बराबर होगा। अब आते हैं इकोनॉमिक और रिसोर्स पर। ग्रीनलैंड के नीचे जो छुपा है वो बर्फ से कहीं ज्यादा वैल्यूबल है और वो है रेयर अर्थ मिनरल्स। आज के मॉडर्न वर्ल्ड इनके बिना रुक जाता है। स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइन, डिफेंस सिस्टम। यूरोपियन यूनियन के 34 क्रिटिकल मिनरल में से 25 ग्रीनलैंड में ही मिलता है। चाइना ऑलरेडी ग्लोबल रेयर अर्थ मेटल पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। यहीं पर अमेरिका और यूरोप दोनों को चाइना पर डिपेंडेंस डेंजरस लगता है और ग्रीनलैंड एक अल्टरनेटिव सप्लाई चेन का विकल्प देता है। इसके अलावा ऑयल और गैस, एस्टिमेट कहता है कि 50 बिलियन बैरल से ज़्यादा ऑयल और गैस रिजर्व हो सकता है यहाँ पर। उसके बाद जिंक है, गोल्ड है, यूरेनियम है और भी एक रिसोर्स जो सबसे ज़्यादा क्वाइटली पावरफुल है और वो है फ्रेश वाटर। ग्रीनलैंड के आइस शीट में दुनिया के लगभग 10% से अधिक फ्रेश वाटर रिजर्व लॉक्ड है। आज शायद ये डिस्टेंट लगता है, पर जब वाटर क्राइसिस ग्लोबल क्राइसिस बनेगी तब फ्रेश वाटर ऑयल से भी ज़्यादा प्रीशियस होगा। ये सब तब हो रहा है जब थर्ड लेयर ज़्यादा डेंजरस साबित हो रहा है और वो है क्लाइमेट चेंज। 2025 में ग्रीनलैंड ने 129 गीगाटन आइस लूज किया है। 2002 से 2025 तक एवरेज लॉस 266 गीगाटन पर ईयर रहा ये आइस शीट का पिघलना। एक अनुमान है अगर ग्रीनलैंड के सभी आइस पिघल जाए तो दुनिया के बहुत बड़े बड़े शहर जैसे मुंबई, शंघाई, न्यूयॉर्क जैसे शहर भी डूब जाएंगे। पर इसका किसे परवाह है? परवाह है अभी वर्तमान में पावर बैलेंस का। अब आगे क्या होगा? आर्कटिक टेंशन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। रसिया और चाइना अपनी पोजीशन और मजबूत करेंगी। नाटो को अपने इंटरनल यूनिट पर काम करना होगा। ग्रीनलैंड खुद दो राहें पर है। इंडिपेंडेंसी ड्रीम्स है, इकोनॉमिक्स इंडिपेंडेंसी है, ग्लोबल अटेंशन है। ट्रम्प चाहे डील हो या ना हो, उन्होंने एक चीज़ अचीव कर लिया है। ग्रीनलैंड को दुनिया के पावर मैप पर परमानेंट मार्कर से लिख दिया है। अंत में सवाल ये नहीं है कि ग्रीनलैंड किसका होगा, सवाल ये है आने वाले सालों में दुनिया पावर को कैसे डिफाइन करेगी, लैंड से, रिसोर्सेज से या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। और शायद ग्रीनलैंड का फ्यूचर भी इन्हीं सवालों पर डिपेंड करेगा।